नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृति सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल से हो विद्या मंदिर ज्ञानपीठ कैंपस के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं दादी और आज का विषय हिंदी और विषयांक व्याकरण समास। तो आज हम इस क्लास में दोनों ही कक्षा 11 और कक्षा 12 जो भाषा का एक विभाग होता है अलग अलग, जैसे कि गद्य, पद्य, व्याकरण और लेखन विभाग, उनमें से विभाग जो व्याकरण विभाग और उनका विषयांक समास किसे कहते हैं और इस समाज के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्याकरण के बारे में तो आप जानते हैं और समाज के बारे में भी आप 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। किसे समाज कहते हैं, तो यहाँ इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो यहाँ शब्द है समास, दोनों को अलग करते हैं सम वत्ता हस। तो इन शब्द में दो शब्द समाये हैं, सम यानी कि समान, हस यानी कि गोठवा, समान या सरखी रीते। तो यहाँ समाज किसे कहते हैं, क्योंकि जे बे शब्दों होय એ સમાન સરખી રીતે આસ એટલે ગોઠવાયેલી એક જે स्वतंत्र शब्द जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर से कहता हूं कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया स्वतंत्र सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यह थी उनकी विभावना यानी कि व्याख्या, समाज किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया जो स्वतंत्र शब्द जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो इस समाज को समझने से पहले उनके कई शब्द हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। तो पहला पूर्वपद, दूसरा उत्तरपद, तीसरा सामान्य विग्रह। इन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा और अंतिम सामासिक पद, इन चार शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से कोई भी शब्द, कोई भी प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा और हमें कहेंगे कि कौन सा समाज है बताइए, तो बड़ी आसानी से इनसे पहले हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पूर्वपद एक उदाहरण लेके समझाने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ मैं एक उदाहरण लेता हूं, महाकवि, महाकवि समान। तो इनमें पूर्वपद किसे कहते हैं, तो
शब्दों जो हमारे सामने जो सामाजिक शब्द है उनमें पहला जो पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, यानी कि महापूर्व पद। और उत्तर पद किसे कहते हैं? तो दूसरा है जो कवि, वह है उत्तर पद। और सामासिक पद किसे कहते हैं? कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो एक संपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम किसे कहते हैं? तो कि महाकवि शब्दों को हम सामाजिक पद कहते हैं। और सामाजिक विग्रह, विग्रह तो आपको पता चलेगा कि विग्रह यानी कि जिनका विघटन करना है, छोड़ना है, ગુજરાતીમાં કહીએ તો સંધિ જોડો અને સંધિ જોડો અને સંધિ છોડો। તો અહીંયા એ જ છે કે જે સામાજિક પદ તમને આપેલું છે ઈ પદને બંને પદને છૂટા કરવાના છે। એની વચ્ચે પછી કોઈ વિભક્તિનું પ્રત્યય હોય, એનો લોપ થઈ જાય છે, અથવા કોઈ અન્ય પ્રત્યય અન્ય કોઈ વચ્ચે શબ્દ હોય તો એનો લોપ થઈ જાય છે। તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોયું કે મહાકવિ, તો એને આપણે વિગ્રહ महान जो है वह कवि, तो आने કહેવાય છે વિગ્રહ। તો સમાજ શીખતા પહેલા આ જે સામાન્ય માહિતી છે એ આપણે શીખવી પડે તો આપણે બહુ સરળતાથી એને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ અને જવાબ આપી શકીએ છીએ। તો જે અહીંયા મેં તમને વાત કરી કે પૂર્વ પદ, ઉત્તર પદ, સામાજિક વિગ્રહ, સામાજિક પદ, તો ચાર વાતનો ખ્યાલ આપણે રાખવો પડે છે। આગળ જોઈએ કે समाज के भेद। समाज के भेद, भेद यानी कि प्रकार। तो यहां पहला द्विगु समाज, दूसरा द्वंद्व समाज, तीसरा कर्मधारय, कर्मधारय समाज, चौथो अवयवी भाव समाज, पांचवो तत्पुरुष समाज, छठो बहुव्रीहि समाज। तो समाजना मोटा भागे 6 प्रकारो આપણી સામે આવતા હોય છે। પહેલું મેં જે કીધું દ્વિગુ સમાજ, દ્વંદ્વ, કર્મધારય, અવયવી ભાવ, તત્પુરુષ સમાજ, બહુવ્રીહિ। તો દરેક સમાજ કઈ અલગ ખાસિયત હોય છે ઓળખાણ માટે, એને કઈ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ कि हर एक समाज की कोई ना कोई खासियत होती है, उसे किस तरह हम जानते हैं कि पहचान सकते हैं कि कौन सा समाज है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पहला द्विगु समाज। द्विगु समाज किसे कहते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बता दिया
कि यहाँ द्विगु समाज की अगर हम परिभाषा लिखे तो यहाँ जो सामासिक पद का पूर्व पद संख्या का निर्देश करता है और उत्तर पद पूरे वर्ग का या समूह का निर्देश करता है उसे द्विगु समाज कहते हैं। तो यह है द्विगु समाज को पहचानने की, जो कहते हैं ना कि जो सामासिक पद का पूर्व, कौन सा पद? पूर्व पद। हमें केवल इतना ही याद रखना है कि जिन समाज का पूर्व क्या संख्या, दो पद जुड़कर जो समाज बनता है उनमें से पूर्व पद जो संख्या का निर्देश करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विगु। लेकिन उत्तर पद है, वो उत्तर पद है पूरे वर्ग या समूह का निर्देशन करता है। लेकिन हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है? अगर द्विगु को पहचानना है तो पूर्व पद में संख्या मिली तो मान लो कि वो द्विगु समाज ही होता है, पूर्व पद। और दृष्टांत के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे कि मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा आया कि पंचरत्न समाज पहचान, पंचरत्न, तो यहाँ पूर्व पद क्या है? पंच। पंच क्या है? संख्या। और उत्तर पद रत्न। तो यहाँ पूर्व पद में संख्या होने की वजह से यहाँ उसे हम क्या, कौन सा समाज कहते हैं? द्विगु समाज कहते हैं। और अगर उसे हमें विग्रह करना है तो पंच रत्नों का समूह, विग्रह। पंचरत्नों का समूह, पंचरत्न। दूसरा दृष्टांत लिखते हैं कि त्रिदेव। तो आपके सामने पूर्व पद क्या है? त्रि यानी कि तीन, हमें तो संख्या बताते हैं। और दूसरा उत्तर पद देव, यानी कि तीन देवों का समूह है ना। त्रिदेव कहते हैं, कौन याद आता है? ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिदेव पूर्व पद में। हमें लेकिन उसमें नहीं, हमें तो क्या केवल द्विगु समाज को पहचानना है। पूर्व पद क्या है? संख्या, तो उसे द्विगु कहते हैं। इसी तरह तीसरा उदाहरण हम देख ले कि नवरात्रि, नव शब्द, नवरात्रि, तो नौ शब्द संख्या बता रहा है, इसलिए यहाँ उसे हम द्विगु समाज कहते हैं। नवरात्रि यानी कि 9 रातों का समूह, तो यह उनका विग्रह, 9 रातों का समूह। तो इसे हम द्विगु समाज कहते हैं। ऐसे कई दृष्टांत आपके सामने होंगे, जैसे कि अष्टसिद्धि, नवनिधि, पंचमुख, त्रिनेत्र, अष्टकोण, ऐसे कई शब्द जो पूर्व पद में आपके सामने संख्या को लेकर आते हैं, तो उसे हम द्विगु समाज कहते हैं। तो यहाँ हमारा पहला समाज द्विगु समाज, यहाँ हम समझने का
प्रयत्न किया और मुझे पता है कि आपको यह देखकर पता चल जाएगा कि द्विगु समाज किसे कहते हैं। केवल इतना याद रखना है कि पूर्व पद में संख्या है तो अपनी आंखें बंद करके लिखिए कि द्विगु समाज। और आगे दूसरे समाज की बात करें तो दूसरा शब्द ये द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज, तो द्वंद्व समाज किसे कहते हैं? तो यहाँ द्वंद्व यानी गुजराती में कहिए द्वंद्व એટલે જોડું। गुजराती में શું થાય? द्वंद्व એટલે જોડું, જે જોડામાં જાવું, જોડું। सादी भाषा में એને સમજવું હોય ને તો દ્વંદ્વ એટલે જોડવું, જે આપોઆપ બોલાવું। ઘણી વાર આપણે બેઠા હોય કે રાધે કૃષ્ણ સીતારામ, માતા પિતા દાદા દાદી, આપોઆપ આવું જે જોડવું આપોઆપ બોલા જતું હોય, ચા પાણી, એને આપણે દ્વંદ્વ કહીએ છીએ। પણ વ્યાખ્યા સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ कि यहाँ द्वंद्व समाज किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समाज जो सामासिक पद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और अथवा या जैसे शब्दों का लोप होकर जो शब्द बनता है उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। तो क्या बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में कौन सी शब्द का लोप होता है और अथवा या, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समाज। और द्वंद्व समाज के तीन पेटा प्रकार है, लेकिन यहां हम केवल द्वंद्व समाज के बारे में, जो जिसे कहते हैं कि इत्यतर द्वंद्व समाज, समाहार द्वंद्व समाज और वैकल्पिक द्वंद्व समाज। लेकिन यह द्वंद्व समाज में तो केवल इतना याद रखना है कि जो शब्द हमारे सामने जो बिल्कुल अपने आप दो शब्द बोला जाते हैं उसे हम, और बीच में इन शब्दों का कोई और अथवा या जैसे शब्दों का लोप होता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहां माता पिता, तो इनमें कौन से शब्द? पूर्व पद माता, उत्तर पद पिता, तो बीच में क्या है? तो कि माता और पिता, तो और शब्द उसे द्वंद्व कहते हैं। दूसरा राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, तो यहां भी और शब्द। और फिर लाभ हानि, तो यहां लाभ या हानि विकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में लाभ होगा या नुकसान होगा, हानि।
लाभ या हानि। और फिर ऐसे कई शब्द आपके सामने होंगे, जैसे भाई बहन, दादा दादी, सुख दुख, ऐसे कई शब्द आपके सामने जो आएंगे। तो ऐसे शब्द जो आपस में जोड़ की तरह बोले जाते हैं, चाय पानी, दाल चावल, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समाज कहते हैं। तो यहाँ हमने दो समाज के बारे में बात की। पहला कौन सा है? तो पहला समाज है जो हमने सीखे कि द्विगु समाज, और दूसरा द्वंद्व समाज। तो यहाँ इन दो समाज के बारे में बातें की, और अगले वीडियो क्लास में अब इस व्याकरण को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।